आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में मंदसौर का पशुपतिनाथ लोक भी है जो कि दर्शनों के लिए खुल गया है और चर्चा गब्बर के परिक्रमा उत्सव की भी है। देखिए, उज्जैन के महाकाल लोक के बाद अब मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया गया है। सीएम मोहन यादव ने 25 करोड़ की लागत से बने इस भव्य देवी लोक का अनावरण किया। ई कार्ट में बैठकर सीएम ने पूरे पशुपतिनाथ लोक का भ्रमण किया और इसकी भव्यता की सराहना की। इस दौरान उन्होंने 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र रुद्राकनी का अनावरण किया। एमपी थिएटर में बनी यज्ञशाला में मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में पूर्णाहुति भी दी। 2 सालों में बना पशुपतिनाथ लोक मंदसौर की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जिसे अब और अधिक भव्य स्वरूप दिया गया है। यहाँ भगवान शिव के 8 स्वरूपों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में अंबाजी के पास स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गब्बर पर्वत पर आज से परिक्रमा महोत्सव 2026 की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ त्रिशूल यात्रा, ध्वजा यात्रा और पालकी यात्रा से हुआ। पूरे परिक्रमा रूट पर भारी संख्या में भक्त उमड़े। 24 घंटे अखंड आनंद गरबा धुन में बड़ी संख्या में महिलाएं और भजन ग्रुप्स भी शामिल हुए। गब्बर पहाड़ के चारों ओर 51 मंदिरों में परिक्रमा उत्सव होता है। भक्तों को यहाँ एक ही जगह और एक ही समय में 51 शक्तिपीठों के दर्शन होते हैं। ये महोत्सव 1 फरवरी तक चलेगा। इस बार श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। भक्तों के लिए ट्रस्ट ने फ्री खाना, रेस्ट सेंटर, पानी, हेल्थ, चाय और नाश्ते का इंतजाम किया है। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर के भव्य श्री मरियम्मन मंदिर में अष्टबंधन महाकुंभाभिषेकम किया गया। इस दौरान देवी मरियम्मन का भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें ढोल नगाड़े की धुन पर भक्त जमकर थिरके। ये आयोजन कई दिनों तक चलता है, जिसमें विशेष पूजा, होम और अंत में कुंभाभिषेकम यानी पवित्र जल से अभिषेक शामिल है। मरियम्मन हिंदू धर्म में मौसम और उर्वरता की देवी मानी जाती हैं, जिनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में की जाती है। माना जाता है कि ये देवी वर्षा लाती हैं और रोगों का नाश करती हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए त्रिकूट पर्वत पर ड्रोन के जरिए सीड डिस्पर्सल कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का मकसद आने वाले समय में त्रिकूट पर्वत क्षेत्र को अधिक हरा भरा और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध बनाना है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल हरियाली बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में भी ये अहम साबित होगा। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क, कमर पर पेड़, बदन पर मरीजों की पोशाक पहने ये 5 युवा मर चुकी हिंडन को जिंदा करने जन जागरण पद यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा सहारनपुर जिले के शिवालिक पहाड़ों से शुरू होकर दिल्ली में हिंडन यमुना संगम तक चलेगी। करीब 225 किलोमीटर लंबे इस पद यात्रा में ये युवा गांव-गांव, शहर-शहर रुककर लोगों को हिंडन नदी के दर्द और उसके इलाज के बारे में जागरूक कर रहे हैं। शिवालिक की गोद से निकली हिंडन आज जिंदगी नहीं बीमारी बांट रही है और इसी सच्चाई को बताने ये टोली निकली है, जिन्हें लोग आधुनिक भगीरथ का नाम दे रहे हैं। और अब बात करते हैं प्रयागराज माघ मेला की। माघ मेला में श्रद्धालुओं की आस्था और साधु संतों की सनातनी परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो आस्था की नई कहानी गढ़ रहे हैं। यहाँ एक शख्स ऐसे हैं जो राम भक्ति में लीन होकर लोगों को अनोखा उपहार दे रहे हैं और एक 4 साल का बालक साधु अपनी भक्ति से सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान को देखते हुए भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, लिहाजा प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी के संगम में भक्ति और आस्था की बयार बह रही है। देश विदेश से प्रयागराज की पावन धरती पर आए साधु संत माघ मेले की शोभा बने हुए हैं, जिससे भक्ति के अनोखे और अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज मेले में जहां साधु संत अपनी विशेष वेशभूषा और कठिन तप साधना से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं,
वहीं 4 साल का बच्चा अपनी भक्ति और साधना से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दावा है कि ये बच्चा अपने माता पिता के साथ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका मन धर्म और अध्यात्म में रम गया। लिहाजा 4 साल का सार्थक अब पूजा करता है और गुरु से आशीर्वाद भी लेता है। वहीं इसके गुरु भी उस पर अपना प्रेम लुटाते हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में तमाम साधु संत सन्यासी आए हैं और अपने अलग अलग रूप से जाने और पहचाने जा रहे हैं और वो आकर्षण का केंद्र बने हैं। लेकिन हमारे साथ एक नन्हा बालक है। हालांकि अभी ये गृहस्थ जीवन में है और यहाँ कल्पवास करने ये लोग आए थे और यहाँ पर ब्रह्माश्रम महाराज हैं, इनके साथ ये बैठ करके तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और एक बालक के रूप में यहाँ पर ये तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने अभी पूजा की है, आरती की है और किस तरह से यहाँ पर पूजा की है। क्या नाम है आपका और किस तरह से यहाँ पर आप आए हैं? सार्थक द्विवेदी, मगर यहाँ पे मुझे नागा साधु किया जाता है। तो कोई यहाँ पर आप श्लोक वगैरह भी गाते हैं? हाँ। क्या सुनाएंगे? कराग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूर्ति गोविंद प्रभाते कर दर्शन समुत सती गोविंद प्रभाते कर दर्शन सतरो। तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, क्या क्या करते हैं आप? पूजा पाठ तो नहीं करते, आरती करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं सुबह। ये बालक अपने माता पिता के साथ कल्पवास में आया हुआ है और आने के बाद जब हमारे पास आने लगा तो यहाँ पर भगवान की आराधना को होते हुए देख करके इसके मन में ऐसी उत्कंठा जागृत हुई कि ये ज़्यादातर समय यहीं पर देता है और यहीं पर साथ में बैठ करके आरती पूजा वंदना सारी कुछ देख करके उसी में लगा रहता है और इसीलिए ज़्यादातर समय नंगा रहता है। तो सारे लोग इसको नंगा साधु कहना प्रारंभ कर दिए और इसके अंदर इसके लिए उत्कंठा बढ़ती जा रही है। इसको देख करके लगता है कि भविष्य में ये भक्ति के ऊंचाई चरम तक पहुंचेगा और बहुत कुछ जीवन में कर सकेगा। प्रयागराज में भक्ति के ऐसे अनोखे अनेक स्वरूप बिखरे हुए हैं। इन्हीं में से एक रूप है श्री राम की भक्ति का। यूपी के जौनपुर के रहने वाले मनीष पाल माघ मेला शुरू होते ही यहाँ आ गए थे और अब तक 11,000 राम नाम लिखे चावल के दाने लोगों को भेंट कर चुके हैं। मनीष वर्तमान में कानपुर में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने का काम करते हैं और वो पहले भी 1008 चावल के दानों पर भगवान शंकर का नाम लिखने का कारनामा कर चुके हैं। ईश्वर के प्रति मनीष पाल की अटूट आस्था उन्हें माघ मेले में ले आई है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु मनीष के इस हुनर को देखकर आश्चर्यचकित हैं। जी, मैं चावल के दाने पे प्रभु श्री राम का नाम लिखता हूँ। हाँ, क्यों, कैसे, कितना महीन काम है, कैसे करते हैं? जी, सब प्रभु कृपा है और ये माइक्रो आर्ट का एक पार्ट है जो है। लेकिन नहीं लगता कि संगम पे आए हैं आप? जी हाँ। और भगवान राम की फ्री सेवा कर रहे हैं, पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और हमारे प्रभु श्री राम का नाम है तो यहाँ पे पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं। भगवान के राम में क्या बात है जो आप फ्री निःशुल्क बांट रहे हैं? प्रभु राम का जो जीवन काल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें, जो हमें प्रेरित करता है जीवन में अच्छा करने के लिए और लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। इसलिए जो है हम प्रभु राम का नाम लिख रहे हैं। मनीष की प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा भाव देखकर लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। हमारे राम का सेवा करने के लिए निःशुल्क और इतने मतलब छोटी सी चावल के ऊपर श्री राम लिखकर लोगों को फ्री देना हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि इसलिए कि प्रभु के शरण में जो चले जाते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। बताया जाता है कि मनीष पाल पेशे से इंजीनियर हैं और उनकी पत्नी भी इंजीनियर हैं। उनका कहना है कि राम नाम लिखे चावल के दाने से वो लोगों में भक्ति की भावना का संचार करते हैं। इसके साथ मनीष भक्ति और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रयागराज में कहीं साधु संतों की तपस्या है तो कहीं श्रद्धालुओं की जप तप में लीन साधना, तो कोई सफाई को ही अपनी भक्ति का माध्यम बना चुका है। इन्हीं सेवा भावी श्रद्धालुओं में एक नाम मिश्री लाल गोस्वामी का है, जो झारखंड से संगम नगरी आए हैं। मिश्री लाल गोस्वामी माघ मेले में गंगा सफाई के महाअभियान में निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे रहे हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर देर रात तक वे संगम घाटों की सफाई में जुटे रहते हैं। मिश्री लाल हर रोज गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा डाले गए कपड़े, फूल और मालाएं खुद उठाते हैं और साथ ही लोगों से अपील भी करते हैं कि नदियों में कूड़ा कचरा न डालें। उनका मानना है कि गंगा की सेवा सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं, बल्कि स्वच्छता भी सच्ची श्रद्धा और भक्ति है।
तो ये आप जो गंगा सफाई का काम कर रहे हैं, तो किस तरह से योगदान दे रहे हैं गंगा सफाई में आप? ये तो हम सुबह 8 बजे से लगे रहते हैं सर, और अभी तक देखिए टाइम कितने हो गए, 8 बजे के होंगे, और सुबह 8 बजे लगते हैं सर। अभी तक मेरा ये कार्य जारी है सर, जब तक पूरे गंगा माँ की सफाई पूरा क्लीन नहीं करूंगा सर, उठूंगा नहीं सर यहाँ से। तो इस सेवा के लिए निःशुल्क कर रहे हैं कुछ सेवा? निःशुल्क सर, निःशुल्क कर रहे हैं सर। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, ये बिल्कुल ये काम ना करें, गंदगी ना फैलाएं। हमारी गंगा माँ निर्मल है, निर्मल रहने दीजिए उनको, गंदगी ना करें। माघ मेले का 5वां बड़ा स्नान माघी पूर्णिमा के दिन है। इस दिन बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने का अनुमान है, इसलिए अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचांग के मुताबिक 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान से मन और आत्मा अमृतमय हो उठती है, जिससे पुण्य की प्राप्ति और आत्मा शुद्ध हो जाती है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में अब 5वां महत्वपूर्ण स्नान माघी पूर्णिमा का होना है। उसके लिए मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब यहाँ पर इंतजार है श्रद्धालुओं का। हम इस वक्त संगम में हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है स्नान करने के लिए आ रही है। और अभी तक जो 4 स्नान हुए हैं, करीब 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। अब इस माघी पूर्णिमा के स्नान में माना जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ पर 3.5 किलोमीटर के आसपास के ये अस्थायी घाट बनाए गए हैं और यहाँ पर श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और अपने परिवार के सुख शांति की कामना करेंगे। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ATS, जल पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरे मेले में नजर बनाए हुए हैं और पूरे इस माघ मेले को CCTV कैमरे की नजर से देखा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जो लाइटों की बात करें तो दूधिया रोशनी से पूरा ये माघ मेला नहाया हुआ लग रहा है और मानो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के तारे जमीन पर आ गए हों। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है, पाप नाश होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। वहीं कल्पवासियों के लिए ये स्नान विशेष महत्व रखता है। कल्पवास जितने भी लोग यहाँ पर करते हैं माघ मेले में प्रयागराज में आए हुए, उनका कल्पवास तभी पूर्ण होता है जब माघी पूर्णिमा का स्नान करके वो अपने घरों को वापस होते हैं। माघी पूर्णिमा को कल्पवास विश्राम ले लेता है। बहुत से लोग त्रिष्ठा स्नान करके वापस होते हैं। पंचांग के अनुसार 1 फरवरी यानी रविवार को माघ पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा। 1 फरवरी को पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 से शुरू होकर अगले दिन 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा। हालांकि इसके बाद भी स्नान किया जा सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा में कई शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है। रविवार को माघी पूर्णिमा के दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग बनेगा। पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य जैसे शुभ योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। प्रयागराज की महिमा का कोई आदि अंत नहीं है। यही वजह है कि तीर्थराज प्रयागराज को भारत का प्राण कहा गया है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। मान्यता है कि प्रयागराज में देवता भी संगम में स्नान करने आते हैं और पृथ्वी पर ये क्षण अमृत तुल्य हो जाता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तैयारियां। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और PM मोदी ने 30 जनवरी मार्ग गांधी स्मृति जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिक्रमा की और वहां हुई प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। प्रार्थना सभा में गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन और रघुपति राघव राजा राम का गायन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर PM मोदी भी भजन दोहराते दिखे। इसके बाद सबने 2 मिनट मौन रहकर बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के गुरुओं ने हिस्सा लिया। प्रार्थना सभा के बाद लौटते हुए पीएम मोदी ने सभी धर्म गुरुओं और बच्चों का अभिवादन किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने आणंद के खंभात में 234 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन प्रोजेक्ट्स में सड़क, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलापूर्ति से जुड़ी अहम योजनाएं शामिल हैं। इनमें खंभात में 28 करोड़ की लागत से बनने वाला 4 लेन सड़क भी शामिल है। महाशिवरात्रि पर होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के सबसे पहले पड़ाव मोटा महादेव मंदिर पर मंदिर समिति और कांवड़ सेवा समिति के लोगों के साथ बैठक की। अधिकारियों के मुताबिक मंदिर परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा निगरानी के लिए रास्तों पर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेपर्ड के हमलों से बचाव के लिए संबंधित क्षेत्र और मार्गों पर वन विभाग के कर्मचारी गश्त करेंगे। यात्रा के लिए रूट डायवर्जन 5 फरवरी से लागू किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर हर साल करीब 5 लाख श्रद्धालु हरिद्वार से कांवड़ लेकर बिजनौर से गुजरते हैं। दिल्ली में इन दिनों स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का आयोजन हो रहा है। SIFFCY का ये 12वां संस्करण है, जिसमें इस बार भारत और यूरोप की 150 से ज्यादा फिल्में दिखाई जा रही हैं। इस बार इस फिल्म फेस्टिवल को दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 3 फरवरी तक चलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कई देशों के सहयोग से आयोजित हो रहा है। उत्तरकाशी में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम की शीतकालीन प्रवास स्थली खरसाली में सैलानियों की आवक बढ़ गई है। खरसाली गांव और आसपास के इलाकों में जमी बर्फ से पूरा इलाका सफेद चमचमाती बर्फ से ढक गया है। बर्फ से ढके पहाड़, बांज, बुराज के जंगल और शीतल वातावरण पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ प्रकृति के सुंदर नजारे को देखने और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों बिहार के गोपालगंज में अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। इस दौरान यहां उनका ठेठ देसी अंदाज देखने को मिल रहा है। वो कभी यहां सरसों के खेत में पीले फूलों के बीच तस्वीरें खिंचवाते, तो कभी अपने पड़ोसियों के साथ चैती और फगुआ गाते नजर आए। पंकज त्रिपाठी के मुताबिक वो अपनी मां की बस्ती में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। उनके मुताबिक इस मौसम में वो लंबे अरसे बाद आए हैं। ऐसे में गाँव की गलियों में बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। और अब बात विंगो ऐप फ्रॉड की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर विंग ने एंड्रॉयड यूजर्स को निशाना बनाने वाले विंगो ऐप नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये ऐप यूजर्स के मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल कर उनकी जानकारी के बिना फर्जी और धोखाधड़ी वाले SMS भेज रहा था, जिस पर गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने अब डिजिटल स्ट्राइक की है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और गृह मंत्रालय ने सभी मोबाइल यूजर्स को ऐसे अनजान ऐप से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए हर दिन कोई न कोई नई तरकीब निकाल ही लेते हैं। अब एक ऐसे ऐप के जरिए मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसमें जल्दी पैसे कमाने का लालच दिया जा रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि विंगो ऐप चोरी छिपे यूजर्स के फोन का कंट्रोल हासिल कर लेता था। इसके बाद यूजर को पता भी नहीं चलता था और उसके नंबर से दूसरे लोगों को संदिग्ध और फर्जी मैसेज भेजे जा रहे थे। ये न केवल यूजर की प्राइवेसी का उल्लंघन है, बल्कि इसके जरिए दूसरे लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक साइबर ठग आम नागरिकों को मामूली रकम का लालच देकर विंगो ऐप डाउनलोड कराते हैं। ऐप डाउनलोड होते ही यूजर के मोबाइल का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। इस ऐप के माध्यम से ठग आम आदमी के फोन नंबर का इस्तेमाल कर ई-चालान, बिजली बिल और दूसरी सरकारी सेवाओं से जुड़ी फर्जी APK फाइलें भेजते हैं और लोगों से ठगी करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि विंगो ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद इसे बड़े पैमाने पर डाउनलोड कराया जा रहा है। ये ऐप दोस्तों, जानकारों और रेफरल लिंक के जरिए फैलाया जाता है। अधिक लोगों को ऐप डाउनलोड कराने पर अतिरिक्त पैसे का लालच भी दिया जाता है, जिससे ये साइबर जाल तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सवाल है कि इस ऐप के जरिए फ्रॉड को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। जल्दी पैसे कमाने का लालच, फेक इन्वेस्टमेंट या टास्क स्कीम, UPI या वॉलेट से सीधे भुगतान, डेटा चोरी का खतरा, फेक कस्टमर केयर नंबर, ऐप का गूगल प्ले स्टोर से हट जाना, रेफरल स्कैम यानी दूसरों को जोड़ने पर जोर।
पुलिस के शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ऐप इंस्टॉल होने के बाद यूजर की जानकारी के बिना प्रतिदिन लगभग 80 से 100 SMS भेजे जाते हैं। ये मैसेज तमाम तरह के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं। बाहर से देखने पर ये मैसेज सामान्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हीं संदेशों के जरिए संभावित पीड़ितों तक स्कैम लिंक पहुंचाए जाते हैं। अब सवाल है कि विंगो ऐप जैसे साइबर फ्रॉड से कैसे बचें? गारंटीड कमाई या डेली प्रॉफिट का दावा करने वाले ऐप से दूरी रखें। डाउनलोड से पहले ऐप की कंपनी, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट और रिव्यू जरूर चेक करें। कॉन्टैक्ट, गैलरी, SMS एक्सेस मांगने वाले ऐप्स को इंस्टॉल न करें। किसी भी ऐप या व्यक्ति को कमाई के नाम पर पहले पैसे देना बड़ा खतरा है। अनजान UPI या QR कोड से पेमेंट न करें। OTP और बैंक डिटेल किसी को शेयर न करें। सवाल ये भी है कि अगर ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो इसके बाद कहां और किसे रिपोर्ट करें? अगर आप ठगी का शिकार हो गए हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा बैंक या UPI ऐप में ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवाएं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और गृह मंत्रालय ने सभी मोबाइल यूजर्स को ऐसे अनजान ऐप से सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। धोखाधड़ी के इस खेल को सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा था। टेलीग्राम पर बने 4 बड़े चैनलों के जरिए करीब 1,53,000 लोगों को इस जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिन्हें अब ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही YouTube पर मौजूद उन वीडियो को भी डिलीट करवा दिया गया है जो इस ऐप का प्रचार कर रहे थे या इसे डाउनलोड करने का तरीका बता रहे थे। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि साइबर अपराधियों के इस नेटवर्क पर चोट करना जरूरी था, जिससे आम नागरिकों का डेटा सुरक्षित रहे और यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐप को दी जाने वाली SMS या फाइल एक्सेस जैसी परमिशंस की बारीकी से जांच करें। अगर आपके फोन में ऐसा कोई ऐप है तो उसे तुरंत हटा दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। मोबाइल यूजर्स को ये भी चेतावनी दी गई है कि वे विंगो जैसे किसी भी ऐप का इस्तेमाल न करें, क्योंकि बिना मेहनत के कमाई का वादा करने वाले ऐप्स साइबर ठगी का नया हथियार बन चुके हैं। लिहाजा ऐसे प्लेटफॉर्म से दूरी रखना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,270 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 98 अंक फिसला, ये गिरकर 25,321 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 14,000 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,69,000 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 20,000 रुपए लुढ़की। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 3,84,500 रुपए पर आ गई। शुक्रवार को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अंत में डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 2 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 91 रुपए 97 पैसे हो गई। दिसंबर के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 8.55 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 225-26 के वार्षिक बजट लक्ष्य का 54.5% है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये घाटा 56.7% था। और न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी कि जंक फूड की बढ़ती खपत और सोशल मीडिया की बढ़ती लत की, जिसको लेकर सरकार ने भी चिंता जताई है। बजट से पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत पर अब दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते जंक फूड बाजारों में शामिल हो गया है। सर्वेक्षण के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की समस्या तेजी से बढ़ी है। अनुमान है कि साल 2020 में देश में लगभग 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे, जो कि 2035 तक बढ़कर 8 करोड़ 30 लाख तक हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष
अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आते हैं। सर्वेक्षण ने जंक फूड की खपत को नियंत्रित करने के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। खासतौर पर बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों, डिजिटल मीडिया और दूध और ड्रिंक्स के प्रचार पर सख्ती की बात कही गई। आर्थिक सर्वेक्षण का मानना है कि केवल उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव से स्वास्थ्य खान पान संभव नहीं है। इसके लिए खाद्य प्रणाली से जुड़े नीतिगत सुधार जरूरी है। इनमें हाई फैट, शुगर और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेवल, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग और जिम्मेदार मार्केटिंग जैसे कदम शामिल हैं। सर्वेक्षण ने चिली, नॉर्वे और ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण दिया है, जहां जंक फूड के विज्ञापनों पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं। इसके साथ ही सर्वेक्षण में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को कम करने के लिए भी सलाह दी गई। सर्वे के अनुसार कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तय उम्र से कम के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना कर सकें। इसके साथ ही अगर कोई टीनेज बच्चा सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है तो उसके ऐप की सेटिंग्स पहले से ही ऐसी होनी चाहिए जो उसे ऑनलाइन यूजर्स के बीच सुरक्षित रखे। सर्वे में सोशल मीडिया पर कंटेंट फिल्टरिंग की बात भी कही गई है, ताकि बच्चों को हिंसक या फिर आपत्तिजनक कंटेंट देखने से रोका जा सके। जंक फूड की बढ़ती खपत और सोशल मीडिया की बढ़ती लत दोनों ही देश की नई पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हम मेरे ऑलरेडी की ग्रैंड चिल्ड्रन है, हमारे मेरा पोता है, ग्रैंड डॉटर है, तो हम चाहते नहीं बिल्कुल खाने चाहिए। आप ऐड की बात कर रहे हैं, हम तो मना ही करते हैं उनको, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये गौर कर रही है तो बहुत बढ़िया कर रही है। मेरे हिसाब से तो ये कि ब्रेक तो लगेगा, बिकॉज बच्चे जब किसी चीज़ को ऐड में देखते हैं, लाइक हम अगर एग्जांपल में देखेंगे तो कुकीज़ है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बन के आ रही हैं और वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं बच्चों की हेल्थ के लिए नॉर्मली देखा जाए, जिससे ओबेसिटी ये तो होता ही है, बट बच्चों के हेल्थ में बहुत इशू, जैसे उनके पैरों में पानी भर जा रहे हैं आजकल, और बच्चे ज़्यादातर आइज़ में प्रॉब्लम हो जा रही है, उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जा रही है, मतलब ऐसे हुए हैं हमारे सामने। सो गवर्नमेंट अगर ये करती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, हाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। एक्चुअली टीवी पे जब एड्स आती हैं तो हमारे बच्चों को क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। अगर टीवी पे ऐड ना देख के उनको ये ऐड नहीं आएंगी तो उनको ही फ़ायदा होगा। जब ऐड नहीं देखेंगे तो कुछ अमाउंट में तो वो लोग क्रेविंग कम कर ही पाएंगे, और मुझे लगता है कि इससे बेनिफिट होना चाहिए। और अगर बच्चों ने डिमांड फिर भी करनी है तो वो तो वैसे भी करते हैं, लेकिन अगर ऐड नहीं देखेंगे, बार बार क्रेविंग्स नहीं होंगी, तो होपफुली डिमांड थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि मोटापे का शिकार होते हैं बच्चे जंक फूड, प्रोसेस फूड खा के, तो इससे कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए मुझे लगता है। इनिशिएटिव के तौर पे अच्छा है, बट मुझे लगता है इसके अलावा एड्स खाली मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही नहीं आती, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स आपको हर जगह, हर चौथी दुकान पे भी लगा नज़र आता है। तो इतना इनिशिएटिव काफ़ी नहीं है, खाली इससे बंद नहीं होगा जंक फूड, बट हाँ एक इनिशिएटिव के तौर पे अच्छा है। एंड मे बी इन अ फ्यू मंथ्स और समथिंग वी विल सी द डिफरेंस कि अगर कुछ इससे फ़र्क पड़ता है। बट एड्स डेफिनेटली कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, बिकॉज़ वो एक इंस्टेंट जो बच्चों को वहाँ पे दिखता है और ऑडियो वीडियो में उसका एक अलग अट्रैक्शन होता है, और वो आपको एकदम से टेम्प्ट करता है उस चीज़ को ट्राई करने के लिए। हाँ जी, मैं भी उनकी बात से पूरी एग्री हूँ, क्योंकि हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, हम अपने घर में देखते रहते हैं या औरों को भी देखते रहते हैं, बच्चे जंक फूड खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, वो तो हेल्थ पे बुरा असर डालेगा ही डालेगा। कोई भी चीज़ हो हेल्थी हो जो खाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, आगे उनकी लाइफ लॉन्ग होएगी, सब कुछ होएगा, और पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में बच्चे एक्सपर्ट बनेंगे, उनकी नॉलेज अच्छी बढ़ेगी, मतलब माइंड भी सब कुछ उनका ठीक रहेगा। हम देखते हैं कि मैदा खाने से, ये खाने से, बच्चों को जंक फूड खाने से बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके नेगेटिव तो आएंगे ही आएंगे। रोकने से बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही एक ऐसी है जिससे लोग बड़ी जल्दी उसको कैच करते हैं, और बच्चे खाना चाहते हैं कि हमारे को ये चीज़ लेनी ही लेनी है। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे कश्मीर की, जहां पर बर्फ हटाओ अभियान जारी है। बर्फ हटाओ अभियान में हाईटेक, मॉडर्न और स्पीड से काम करने वाली मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। जो जिला दर्रा हो या फिर राजौरी या गुरेज का इलाका,
हर जगह बर्फ हटाकर जनजीवन को सामान्य करने और कनेक्टेड रखने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जहां तक नजर जाती है, पहाड़ और वादियां चांदी से चमकते दिख रहे हैं। पहाड़, पेड़ पौधे, घर, सड़क, वाहन, सब पर बर्फ ने डेरा डाला हुआ है। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जाहिर है ये हसीन वादियां दूर से देखने पर बहुत रोमांचित करती हैं, लेकिन जरा उनके बारे में सोच कर देखिए जिन पर ये बर्फ भारी पड़ती है। उनके घर, सड़कों पर जब बर्फ डेरा जमा लेती है तो उनका आना जाना बंद हो जाता है। कनेक्टिविटी टूट जाती है, बिजली नहीं मिलती, वहां समय रुक जाता है, जिंदगी थम जाती है। जोजिला पास, सोनमर्ग, पुंछ, कुपवाड़ा, राजौरी, गुरेज जैसे कश्मीर के इन इलाकों में जहां बर्फबारी हर बार रास्ता रोक देती है, तब इन जगहों पर युद्ध स्तर पर शुरू होता है बर्फ हटाओ अभियान। गांदरबल जिले में ये तस्वीरें जोजिला पास इलाके की हैं, जहां बीआरओ जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने में जुटा है। 24-25 जनवरी के आसपास हुई करीब 3 फीट तक की ताजा बर्फबारी के चलते जब ये अहम रास्ता बंद हो गया तो बीआरओ ने बीकन, विजयक और हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बर्फ हटाओ अभियान शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट मशीनरी तैनात कर सब जीरो तापमान में भी यातायात को सुरक्षित रूप से बहाल करने के लिए तेजी से सड़क को साफ किया जा रहा है। अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और बर्फ हटाई जा रही है। जोजिला पास रणनीतिक तौर पर अहम है। बीआरओ की टीमें दुश्वार मौसम, भारी बर्फबारी और ऊंचाई पर काम करने की चुनौती के बावजूद रास्तों को खोलने में दिन रात जुटी हुई हैं। Zojila is strategically important and very challenging mountain pass. At an altitude of more than 11,500 feet, this area faces extreme weather conditions like heavy snowfalls, frequent avalanches, and temperature here goes down below -20 degrees Celsius. Under Project Beacon of Border Road Organization, our primary task is to keep this road operational with the support of Indian Army. This road is the vital lifeline for movement of army convoys, logistics and essential supplies to forward areas. हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस जेसीबी और भारी भरकम मशीनें लगातार बर्फ हटाकर रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हैं। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि जब तक बर्फबारी होती रहती है तब तक इसी तरीके से यहाँ पर मशीनों की ये गड़गड़ाहट चालू रहती है और रास्तों से बर्फ हटाने का काम चलता रहता है। Every winter morning before daylight, BRO personnel including casual paid laborers move out of their camps in sub-zero conditions. Heavy machineries such as dozers, excavators and snow cutters are deployed to clear fresh snowfall and the avalanche debris. Our clear aim is to make the road traffic worthy by 1200 to 1400 hours so that the military convoys and civil vehicles can ply across the Zojila Pass. जोजिला का ये रास्ता सेना के लिए अहम है, इसलिए बीआरओ के साथ सेना भी जुटी है ताकि इलाके की कनेक्टिविटी को बहाल और बनाए रखा जा सके। इन कामों के जरिए सेना के जवानों के आने जाने और जरूरी सामान पहुंचाने में भी कोई दिक्कत न हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी तरह पुंछ इलाके में भी जोरदार बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर आवाजाही बंद हो गई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 79 RCC टीम जेसीबी और मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर रास्ता खोलने में लगी हुई है ताकि आवाजाही सामान्य हो सके। भारी बर्फबारी की वजह से पुंछ जिले में मुगल रोड पर पीर की गली से होकर पुंछ से कश्मीर के बीच और कश्मीर से पुंछ के बीच हीरपुर होकर जाने वाले रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। लिहाजा बीआरओ की टीम लगातार युद्ध स्तर पर सड़क खोलने की कोशिश में जुटी हुई है। कुपवाड़ा और राजौरी के ऊंचाई वाले इलाके जो बर्फबारी से ज्यादा प्रभावित रहे, वहां बर्फ हटाकर रास्ते साफ किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोग बाकी दुनिया के संपर्क में आ पाएं। गुरेज इलाके में भी बीआरओ के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने गुरेज क्षेत्र में बर्फ हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है।
बांदीपोरा गुरेज सड़क, डावर तुलैल सड़क, डावर बख्तूर सड़क और कई दूसरे इंटरकनेक्टेड मार्गों पर बर्फ हटाने का काम जारी है ताकि यातायात जल्द से जल्द बहाल हो सके। बर्फ से ढके संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारी और मशीनें तैनात कर दी गई हैं और इलाकों के निवासियों के लिए सुरक्षित और समय पर संपर्क सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बर्फ जल्द से जल्द हटाने के पीछे मकसद यही है कि यहाँ के ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की दिक्कतें दूर हों और वो जीवन की रोजाना की गतिविधियों में लौट सके, रास्ता खुले और आवाजाही सामान्य हो सके, जिंदगी थमे नहीं चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। T20 वर्ल्ड कप में यूएसए टीम की कप्तानी करेंगे गुजराती प्लेयर मोनांक पटेल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका ने टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान गुजरात में जन्मे भारतीय मूल के खिलाड़ी मोनांक पटेल को मिली है। 32 साल के मोनांक ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी अमेरिका की कप्तानी की थी। मोनांक के नेतृत्व में टीम यूएसए अपना पहला मुकाबला मेजबान भारत के साथ खेलेगी। आईसीसी ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें 24 अंपायर और 6 मैच रेफरी शामिल हैं। भारत से केवल जवागल श्रीनाथ और नितिन मेनन को जगह मिली है। जवागल श्रीनाथ को मैच रेफरी और नितिन मेनन को अंपायर के रूप में चुना गया है। उद्घाटन मुकाबले में कुमार धर्मसेना और वेन नाइट्स अंपायरिंग करेंगे, जबकि 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में धर्मसेना और रिचर्ड एलिंगबर्ट की जोड़ी नजर आएगी। तुर्की के यागिज कान एर्दोगमुस पर जीत हासिल करने वाले विश्व चैंपियन डी गुकेश टाटा स्टील मास्टर्स के अंतिम दौर की शुरुआत 11वें राउंड में हमवतन अरविंद चिदम्बरम के खिलाफ मैच से करेंगे। साल के पहले सुपर टूर्नामेंट में सिर्फ 3 राउंड बाकी हैं और उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव 6.5 अंकों के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं गुकेश जर्मनी के विंसेंट कीमर और स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेडोसेव 5-5 अंकों के साथ हैं। आर प्रज्ञानंदा और अनीश गिरी 4.5 अंकों के साथ अगले स्थान पर हैं, तो वहीं अरविंद 3.5 अंकों के साथ चेक ग्रैंडमास्टर थाई दाई वान गुयेन से आधा अंक आगे हैं। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम शनिवार को पोखरा रंगशाला स्टेडियम में मेजबान नेपाल के खिलाफ एसएएफएफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का अपना पहला मैच खेलेगी। नई मुख्य कोच पामेला कोंटी की अगुवाई में अंडर 17 टीम इस बड़ी आयु वर्ग के टूर्नामेंट का इस्तेमाल एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप की तैयारियों के तौर पर कर रही है, जो 30 अप्रैल से चीन में खेला जाएगा। वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। चोट की परेशानी से जूझते हुए अल्कराज ने सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 5 सेटों तक चले मुकाबले में मात दी। मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेला गया ये मैच 5 घंटे 27 मिनट तक चला, जिसमें अल्कराज ने ज्वेरेव को हराया है। अब फाइनल में 6 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन अल्कराज का सामना डिफेंडिंग चैंपियन जेनिक सिनर या 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता नोवाक जोकोविच में से किसी एक से होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।